शिवानी जी, आशुतोष जी, मनी बी इंस्टीट्यूट के और सारे सदस्य, नागपुर के प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं सभी से मेरा नमस्कार। और मनी बी इंस्टीट्यूट के लिए मैं मेरी आशीर्वाद और मेरे सफलता के दो शब्द ज़रूर कहना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं मनी बी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे तीसरे साल लगातार आप लोगों को बजट के पहले संबोधित करने का मौका दिया। देखिए, यहाँ पे एक मैं, आप इसे अतिशयोक्ति मत कहिएगा या फिर मैं कोई मेरे से सेल्फ प्रेज भी मत कहिएगा। मेरी एक आदत है, अगर कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है तो मैं उसको मुंह पे ही कह देता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। जब मैं आया आज एयरपोर्ट से, ऑफिस में गया मनी बी के, और शिवानी जी और आशुतोष जी से चर्चा हुई। मेरा 42-43 साल का कैरियर है, मैं करीबन 59 इयर्स की एज है और मैं कैपिटल मार्केट में 43 साल से हूँ। आप ये कह सकते हैं कि जब मैं 14 या 15 साल का था तब से पॉकेट मनी अर्न करने के एंगल से, तो हमेशा मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में, एमबीएस में, ऑल ओवर इंडिया काफ़ी लेक्चर्स एड्रेस किए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को एड्रेस करते रहता हूँ। चूँकि प्रोफेशनल बॉडी का सदस्य हूँ, सीए, सीएस, एलएलबी, बीकॉम, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस करते रहता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है। तो हमेशा एक चीज़ सवाल आता है कि हमें मार्केट समझना है। सीए इंस्टीट्यूट में भी जब बच्चों को अवार्ड दिया गया, वहाँ पे भी मैं चीफ गेस्ट था। तो कई ये पूछते हैं कि सर हमें आपकी तरह बनना है कैपिटल मार्केट में, तो अब क्या करें। तो हमेशा मेरे मन में रहता था कि आज तक हमने बहुत, मैं किसी की यहाँ पे किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ या किसी की प्रेज भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पे भी ऐसा कोई कोर्स स्ट्रक्चर नहीं किया गया जहाँ पे कैपिटल मार्केट, चाहे फिर वो इंजीनियर हो, चाहे फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे फिर वो एमबीए हो, सभी की आज के दिन इच्छा है कि फिनेंशियल मार्केट से ज़रूर जुड़े। आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण दूँ। मेरा लड़का कार्नेगी मेलन, अमेरिका जो का काफ़ी नामी टॉप 5 कॉलेजेस में आती है, वहाँ पे उसने एक मशीन भी इन्वेंट की। 4 साल वो अमेरिका में रहा, जहाँ मशीन उसके नाम से पेटेंट भी हो गई, यानी उसने इन्वेंट की उस मशीन को। वो वापस इंडिया आया, मैकेनिकल इंजीनियर थ्रू आउट रैंक होल्डर रहा है। उसने इच्छा जताई कि पापा मुझे फाइनेंशियल कोर्सेज करने हैं। तो मैं बोला, बेटा अभी आप सीए तो बन नहीं सकते क्योंकि फिर से 4 साल की आर्टिकलशिप, 3 साल की, और उसके बाद ये। तो उसने एफआरएम, सीएफए और सीआईएआई की 3 डिग्रियां ली फाइनेंस का नॉलेज गेन करने के लिए। तो ये जो सवाल मेरे बेटे के जो दिमाग में था, ये सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, खास करके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, या तो वो एमबीए हैं या फिर इंजीनियर हैं। और जब मैंने ये 12 वीक का जो कोर्स देखा और उनका जो करिकुलम या उनकी जो स्ट्रक्चरिंग देखी, मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने शिवानी जी को कहा कि मैं इससे जुड़ना चाहता हूँ और फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए मैं आकर के 1 हफ्ते में ज़रूर अपना योगदान दूंगा। देखिए, और मैंने उनको एक चीज़ और दिया कि आप ये कोर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो पूरा स्ट्रक्चरिंग, करिकुलम, फैकल्टी और मटेरियल, देखिए सभी का योगदान होता है किसी भी चीज़ को सफल बनाने के लिए, तो उसमें सभी का योगदान होगा और चीज़ डेफिनेटली अच्छी तरह से उभर के आएगी। लेकिन जो मुझे खुशी होगी, ये कैपिटल मार्केट को जो कहते हैं ना कि एक स्प्रेड करने में, फिर आज जैसे मेरा पोर्टल है sptulsian.com, वहाँ पे आप सच मानिए हाउसवाइफ्स, या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या फिर हो सकता है उनके पास डिग्रियाँ नहीं भी हो, जिस हिसाब से मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि सर इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इनकम प्लस गुड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो जिस हिसाब से जो स्टॉक मार्केट के लिए जो एक अवेयरनेस बढ़ रहा है, और शिवानी जी ने फॉलिंग इंटरेस्ट रेट पे टच किया कि अगर आज आप देखो तो आपके पास फिक्स डिपॉजिट तो रिटर्न का साधन ही नहीं रह गया है। गोल्ड जिस हिसाब से स्टेगनेट है या जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है,
वो भी एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू खत्म हो रहा है। तो आपके पास स्टॉक मार्केट के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रहता जहाँ पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें या फिर एक अच्छा रिटर्न कमा सकें। तो जिस हिसाब से इन्होंने कोर्स को स्ट्रक्चर किया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये स्टूडेंट वर्क के लिए कम से कम एक तरह से बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित होगा और बहुत ज़्यादा ज्ञान देगा। देखिए, मैं आपको तो इसमें जो भी जिसको भी इंटरेस्ट हो, और ख़ास करके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एक तरह से पेरेंट्स या कहते हैं ना एक सीनियर वर्ग उपस्थित है जिनके बच्चे हो सकता है 15, 18, 20, 22 साल के हों और वो उस चीज़ से जुड़ना चाहते हों। आज मैं इंडिया में बॉम्बे में पेपर पढ़ रहा था, सेट में कोई मिस्टर अग्रवाल धीरूभाई अंबानी स्कूल से फर्स्ट आया, 1600 में से 1600 मार्क्स, और दूसरी एग्ज़ाम में 36 में से 36। और जब उससे पूछा गया कि क्या बनना चाहता तो उसने कहा कि मैं हार्वर्ड से मेरी कंप्लीट करके इकोनॉमिक्स में फंड मैनेजर बनना चाहता हूँ और बाद में फाइनेंस मिनिस्टर, कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। यानी आप जो एस्पिरेशनल है, चाहे वो इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हर एक का फंड मैनेजमेंट की तरफ झुक रहा है। उसके दो कारण हैं, एक तो फंड मैनेजमेंट में बहुत बड़ा पैसा है और दूसरा बहुत बड़े फर्टाइल दिमाग की, या कहते हैं ना कि थोड़े से इनोवेटिव आइडियाज़ की ज़रूरत होती है जिससे आप सफल बन सकते हैं। तो मनी बी ने जो कोर्स ये लॉन्च करने जा रहे हैं 12 वीक का, मेरे हिसाब से कंप्लीट स्ट्रक्चरिंग बहुत बढ़िया वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और ये जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करेगा उसके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल और काफ़ी ज़्यादा लाभदायी सिद्ध होगा। तो ये मैं सिर्फ इस कोर्स के बारे में कहना चाहूँगा। अब मैं आता हूँ कैपिटल मार्केट ओवरव्यू फॉर 2017। ये एक तरह से एक जनरल टॉपिक रहता है बिकॉज एवरी ईयर मैं मेरा व्यू देता हूँ। 2016 में मैंने व्यू दिया, 2015 में दिया, लास्ट ईयर आपको पता होगा तो जब मेरी जो थीम थी बजट के पहले कि शुगर स्टॉक्स है, एनबीएफसी है, ऑटो एंसिलरी है, कैपिटल गुड्स है, मैं हर बार स्टॉक्स के बजाय सेक्टर्स पे थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। पर जिस हिसाब से जब पिछले वर्ष में जब यहाँ पे आया था तो काफ़ी मेंबरों ने, काफ़ी जो यहाँ पे उपस्थित थे उन लोगों की इच्छा थी कि साहब स्टॉक स्पेसिफिक भी आप हमें आइडिया दीजिए। तो इस बार मैं काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी लेकर के आया हूँ जो शायद आप लोगों को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सके। उसके पहले एक जस्ट मैं आप लोगों को 2016 अभी जस्ट ख़त्म हुआ है 14 दिन पहले, तो एक आपको रिवाइंड 2016 और इस पे मेरा जो फोकस है, देखिए 2016 को अगर हम दो भागों में अगर मैं आपको 2016 के इवेंट पूछूं तो शायद आपको सारे 2016 के इवेंट्स याद भी नहीं होंगे, लेकिन मोटा मोटी तौर पे अगर मैं 6 महीने के इवेंट्स मानूं और जिस हिसाब से इसका मीडिया में कवरेज हुआ है तो आपको एक चीज़ का आएगा कि कम से कम जिस हिसाब से 2016 के सेकेंड हाफ में यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक जिस हिसाब से मैं कहूँगा निवेशकों को, कम से कम यहाँ पे भारतीय निवेशकों को, देखिए यहाँ पे मेरी कोई कंपल्शन नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं ग्लोबल चीज़ पे वॉच रखूँ अगर मुझे इंडिया में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो आज जो ग्लोबल इन्वेस्टर होता है एफआईआई, उसके अपने प्रॉब्लम्स है, उसको रिटर्न्स, एब्सोल्यूट रिटर्न के साथ साथ में करेंसी रिटर्न्स को भी देखना पड़ता है। अगर रुपया वीक हो गया और अगर उसे स्टॉक मार्केट में 20% रिटर्न मिला है और अगर रुपया 15% कमज़ोर हो गया तो उसके लिए एब्सोल्यूट रिटर्न 5% होता है। लेकिन हमारे लिए जो हम इंडियन निवेशक हैं, अल्टीमेटली स्टॉक परफॉर्मेंस जो है इंडिया का काम आता है, उसे ही देखना चाहिए। लेकिन जो 6 महीने का, ये मैं आप लोगों से भी फीडबैक चाहूँगा जब Q&A सेशन रखेंगे। अगर आप पिछले 6 महीने में देखें जो हिसाब से, तो सिर्फ नेगेटिव, और उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि आपको सिर्फ डराना और आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें प्रेजेंट करना। मैं अगर आपको क्विकली चीज़ का कहूँ, यूएस फेड रेट हाइक, आप याद करिए 6 महीने से यूएस फेड रेट हाइक कर रही है, यूएस फेड रेट हाइक कर रही है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होगा हमारे मार्केट के लिए ये वो। दूसरा था यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन। अब जिस दिन डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ 8 नवंबर को, उसी दिन यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन आया। 99% वर्ल्ड ओवर, आई एम रिपीटिंग, 99% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड amongst the financial market have predicted winning of Hillary Clinton. I am not trying to say that we have been proved right or what was the reason of we predicting that Trump will win. But first let me touch upon, is it okay if I speak in English and Hindi both, or you want me to be totally in Hindi or totally in English? Both mix is fine, okay? So if you really see the opinion having given by the people world over, I am again referring, Indian experts were all included in that. They were saying if Trump will come, Indian stock market will collapse.
I remember on 9th November when the results were announced, when Trump was shown as a winner, our markets were down in the morning at 11 o'clock or maybe 10:30. One of the anchor, I don't want to name him, he is asking his old, who is supposed to be, and let me be very blunt here, he asked Udyan Mukherjee, what will happen if 1,000 points of Dow Jones will fall today? On that day, after the event, I fired that anchor. I say, why you just want to scare the people here? What is the correlation of US? No, the market, whole market will collapse. What my point is that firstly, 99% of the world, in fact, let me give you the American survey. In America, the opinion poll have been taken from 100 media, which includes print and electronic. I am giving you this fact to give their opinion that who will win, whether Hillary Clinton or Trump. So see, as a policy, and again here in America also, you need to be on the side of the winner. Of those 100, those who have been selected for carrying out a survey, 50 opted that we won't opine for this one as a policy. Fair enough. Never mind, you cannot compel anyone to give the opinion. And since they belong from media, they don't want to, fall on the wrong side of the winner. Of the 50 having agreed, 49 have said Hillary Clinton will win. Only one media have said that Trump will win. But apart from that, there is no this thing, They said that if Trump will win, the US market will fall by 20%. What has happened? Trump won, and the market, in American markets today are almost at its all-time high. So my point is that if you have seen the events, because I have just narrated here the negatives which have been highlighted by the media. So US president election was one of them. Then prior to that, if you all recall Brexit, Britain, that pound getting out of euro and all that, what kind of halla bulla were all made at that point of time? That if Brexit goes out of euro, a country is going out, and that can have a far-reaching implications. Again, on the day of Brexit announcements, we have seen our market correcting by about 1,000 points. I don't remember, I have not collated those data here. On that day, our market fell, but swiftly corrected the very next day or maybe day thereafter. Then thereafter, there was Rexit, Rajan exit, Raghuram Rajan, if you all, as if we have all, think that all these institutions, whether SEBI or RBI or maybe TRAI or maybe IRDA, they are all run by an individual. The way it has been projected that things all will fall and will be perceived very negative by FIIs and all that, Rexit, that is Rajan exit. Then comes the demonetization. I have taken demonetization into a separate slide altogether. So demonetization, rightly or wrongly, fair enough. I understand that it has both negatives and positives, but I will tackle this afterwards, little later in the next slide. Then there were, call on the state elections, because state elections keep coming in India. In last 18 months, we had elections in Bengal, West Bengal, in Bihar and all that, whether this is a victory for Modi, this is a mini mandate and all sort of things. Then last is concerns of FIIs. Take it from me, I am requesting, I am part of that electronic media, but I am an independent person. But take it from me, the kind of coverage they give for protection or the concerns of FIIs, do they cover the same concerns of the Indian investors? In my view, no. आप देखिएगा अगर FII का कोई भी चीज आता है, GAR, again I will cover that in the next slides, they will keep highlighting that. तो मेरा जो नटशेल में कहने का था कि आपको अपॉर्चुनिटियां बहुत ज़्यादा थी पिछले 6 महीने में, लेकिन जिस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट किया जाएगा आप सिर्फ वही देखोगे. और आप सच मानिए, जितने भी मैं इन्वेस्टरों से, निवेशकों से इंटरेक्शन करता हूं, सबके मन में एक डर बैठ गया है. सर अगला क्या, सर अगला नेगेटिव क्या, क्या मैं बाजार में इन्वेस्ट करूं, क्या मैं शेयर में लगाऊं, क्या सेफ है मेरा पैसा. तो this is very important that I'm not saying that you don't look to the global event, but let's not take an extreme view.
never go gung-ho or never go negative. And in stock market, if you find opportunities in adversity, believe me, that is the success mantra. Now come on the demonetization. Now if you see, demonetization has many aspects, many facets. Firstly, let me tell you that this is an excellent move. But if you ask a businessman, whether in Nagpur or in Mumbai or in Calcutta, in fact I had my 2 lectures. मैंने 2 लेक्चर दिए थे डिमोनेटाइजेशन के बाद में. उसके बाद मैं कैलकाटा और काफ़ी जगह ट्रैवल किया. लेक्चर्स में सभी ने इसको प्रेस किया और जब आउट ऑफ लेक्चर गए बाहर, सर बहुत तकलीफ है. बिकॉज बेसिकली मेंटालिटी क्या है, आप लेट्स पुट हैंड ऑन योर हार्ट. हम लार्जली बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. काफ़ी इसमें बिजनेसमैन होंगे, सर्विसमैन होंगे. हमें सभी को पसंद है कि ब्लैक मनी खत्म हो, लेकिन हर व्यक्ति क्या कहता है, यार ब्लैक मनी खत्म होनी चाहिए, पर मेरे को क्यों टच कर रहे हो, दूसरों को देखो ना, वहां पे थोड़ी कमी है ब्लैक मनी की, मेरे को टच मत करो, बाकी को सबको आप हैंडल करो. तो सबका ये रवैया हो गया. अब डिमोनेटाइजेशन की सक्सेस विल यू काउंट ऑन अ डेली बेसिस. 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ. 30 दिसंबर तक एवरी डे आप मीडिया का प्ले देखिए. इतना पैसा आया, ये सक्सेस हुआ, Q3 खराब जाएगा, Q4 खराब जाएगा. यानी मीडिया ने सिर्फ नेगेटिव के सिवाय कुछ भी प्रेजेंट नहीं किया. मैं पिछले 2 या 3 दिन में मैंने टीवी पे कहा था ऑन एयर कि आप लोगों ने मैंने एक शुगर का प्ले दिया था 18 नवंबर को कि शुगर का साइकिल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है बिकॉज SAP हैज़ बीन अनाउंस बाय द यूपी गवर्नमेंट. एंड डू यू ऑल नो, बिकॉज आप लोग सब, चूंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग सारे एक्टिव इन्वेस्टर होंगे, 18 नवंबर से 14 जनवरी शक्कर के 40 कम से कम 40 स्टॉक लिस्टेड हैं अपने शेयर बाजार में, और उन 40 के 40 स्टॉक ने आपको 25% से 65% का रिटर्न दिया है 18 नवंबर से 18 जनवरी तक या 14 जनवरी तक या 13 जनवरी तक. ये किसी को पता है? तो अगर एक बिजनेस चैनल है तो मैं नहीं कहता हूं कि आप नेगेटिव्स मत दिखाइए, लेकिन एक पूरा पिक्चर प्रेजेंट करिए. निवेशक क्यों आपके सामने बैठा है, आपके टीवी के सामने, सिर्फ नेगेटिव सुनने के लिए नहीं. ही वॉन्ट्स आइडिया ऑल्सो फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स. डिड यू टेक दैट कॉल? And for last 4 days they have only been showing the sugar because there is low production, this that which I have narrated on 21st November to be very precise. So my point, I am not trying to blow my trumpet here that oh हमने ये कहा, हमने वो कहा. Demonetization पे media kept highlighting negative. Come on the politicians. Naturally अगर if he is in opposition, everything will be, because this applies to everyone. I am not trying to take side of BJP or Congress or Trinamool or maybe any other party. If they are in opposition, everything will be seen negative. Sometimes I wonder, Rahul Gandhi saying कि नरेंद्र मोदी को पद्मासन ठीक से नहीं आता करना. Now what is the relevance of that? I don't understand. Sometimes I feel that I should ask Rahul Gandhi, do you know the meaning of Padma? If I just ask him कि what is the meaning of Padma, will he be able to reply that? But media has shown that news item 10 times, believe me, 10 times. So my point is that politicians have their compulsion and they kept projecting negative about the demonetization. Our ex-Prime Minister has said GDP will fall by 2%. With respect to our ex-Prime Minister Manmohan Singh, I wanted to ask him, which I don't have the occasion and I don't have that privilege, that sir ये तो बता दीजिए 2 साल आप किस साल की बात कर रहे हैं, FY17 की या FY18 की? He has been so vague and that was highlighted maybe 50 times, 100 times. I am not against that. I am not saying that don't express your opinion, but don't be biased, don't be prejudiced and be clear. अगर FY17 का, पहले बात तो अगर आप मेरे से पूछें तो FY17 का ओवरऑल GDP 2% नहीं गिरेगा. FY18 का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन कम से कम स्पेसिफिक तो बनो यार कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा. नाउ कम द इकोनॉमिस्ट. सेम थिंग अगेन फॉर इकोनॉमिस्ट, that they have all been chosen in such a manner
that you just present the negative aspect of the demonetization. Then comes the gloomy picture on growth. Again, because if you sum up all these three views of media, politician and economist, you will probably draw a conclusion that our economy has sunk. हमारी तो इंडिया इकोनॉमी तो डूब गई. अब आप 2 दिन से देखिए Q3 के नंबर्स आने शुरू हुए हैं. अभी तो कहते हैं ना 2 या 3 रिजल्ट्स आए हैं, मीडिया ने अपना व्यू चेंज किया. क्यों? डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट इज नॉट सो मच. तो फिर आपने क्यों कहा इस चीज को? वाई यू हैव स्केयर्ड अस सो मच? आई एम नॉट सेइंग दैट Q3 इज नॉट गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड, बट लेट मी टेल यू, आई कैन गिव यू 5 सेक्टर्स which will show probably the best numbers in Q3 in last maybe 8 quarters. I will come that in the slides later on. मैं आपको 5 सेक्टर, और वो 5 सेक्टर कम से कम 100 स्टॉक कवर करता है. तो भैया अगर कोई जिस स्टॉक पे या जिस सेक्टर पे मुझे नेगेटिव व्यू है, मैं उसमें नहीं निवेश करूंगा, दूसरी आइडिया ढूंढो. मेरा काम है, अगर मैं इफ आई एम आई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, माई वर्क इज टू एडवाइज यू द ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स. I did not scare you that come out of the market. And believe me, probably the most profitable investment period to our clients or personally to me has been this last quarter. Let me be very blunt. If you all want, I can collate and present all the data in front of you, which I will do it in the last 3 or 4 slides. GDP is scaling down. I have already covered that. The way of the kind of confusion and all things are presented. Let's wait the things. एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने तो इतना कह दिया था कि Q3 का GDP आएगा 0.5%, और उसको मीडिया ने दिन में 50 बार चलाया. सवाल मेरा ये चीज का नहीं है. सवाल ये है कि वाई द इंडियन इन्वेस्टर्स आर स्केर्ड सो मच. आप उनको क्यों इतना डराते हो? अब अगर आप देखिए डिमोनेटाइजेशन पर, मैं क्विकली अगर मैं मेरा व्यू दे दूं, डेफिनेटली दिक्कत है. डेफिनेटली जो रूरल एरियाज हैं, बॉम्बे टीयर 1 सिटीज, जैसे 4 मेट्रो और टीयर 1 की करीबन 10-12 सिटीज, इनकी प्रॉब्लम वैसे ही नवंबर एंड तक सॉल्व हो गई थी. मैं मानता हूं आज भी दिक्कत है रूरल एरियाज में, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं. जो बेचारे डेली वेज अर्नर हैं उनके लिए बहुत तकलीफें हैं. वो जहाँ पे काम करते थे, चाहे नागपुर से 25 किलोमीटर दूर, बम्बई से 50 किलोमीटर दूर, अपने गांव में चले गए. गांव में जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ पे भी काम नहीं, तो उनकी रोजी रोटी, उनकी चीज़ें तकलीफ आई हैं. लेकिन अगर आप इसके दूसरे फायदे देखें, अब जो एक सवाल उठता है कि 15,42,000 करोड़ के जो नोट थे, उसमें से करीबन 15 लाख करोड़ रुपए वापस रिजर्व बैंक के पास आ गए या गवर्नमेंट के पास आ गए. अगर आपने कोई भी टैक्स की डिस्क्लोजर स्कीम, जो मैं कहता हूं कि IDS 2 दी है, जहां पे आपको टैक्स लायबिलिटी इफेक्टिवली 57% आएगी. मैं उसका एक्सप्लेन करूं कि 50% टैक्स और 25% का डिस्क्लोजर अमाउंट का 4 साल तक इंटरेस्ट फ्री. अगर आप उसी को बैंकें उसके ऊपर आएगी स्कीम लेकर के कि आप जितना आपने डिपॉजिट किया सरकार में उस अकाउंट में, उसका आप जो है करीबन आप 72%, 70-72% आप अपना लोन ले सकते हो, एंड यू डिड नॉट पे एनीथिंग. सो इफेक्टिवली आपको करीबन 57-58% का टैक्स लायबिलिटी आएगी. तो जब अगर सरकार ने स्कीम अनाउंस कर दी है और 31 मार्च तक उसमें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो स्वाभाविक है लोगों ने अपने अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं. कोई भी उस चीज का एडवांटेज नहीं छोड़ना चाहेगा. अगर आपको उस पैसे का टैक्स देकर के भी करीबन 42-43% बचता है, तो आप उस चीज को डेफिनेटली अवेल करना चाहोगे. तो डिमोनेटाइजेशन के जो अगर आप आज ही फायदे देखना चाहो, तो मेरे हिसाब से दिस इज प्रीमेच्योर एंड दिस इज गोइंग टू शो इट्स रिजल्ट्स. बिकॉज जो 15 लाख करोड़ जो थे, अगर उसमें से आप 3-4 लाख करोड़ का भी 2 नंबर मान लो, तो दैट अमाउंट हैज कम बैक एटलीस्ट इनटू द सिस्टम एज ऑफ नाउ. उसको फिर से कन्वर्ट होने में कुछ कॉस्ट लगा है जिसके पास 2 नंबर का पैसा था. जैसे टेक फॉर इंस्टेंस लोगों ने सोना लिया, टेक फॉर इंस्टेंस उन्होंने दूसरों के अकाउंट्स में कन्वर्ट करके उस पैसे को वापस से 2 नंबर में कन्वर्ट किया है. आज उदाहरण के तौर पे समझिए कि किसी आदमी के पास 10 लाख रुपया था, उसने 2-2 लाख 5 आदमियों को दिया, भैया आप अपने अकाउंट में भर लो, मैं आपको 20% दे दूंगा इसका, जो जिस हिसाब से रेट चलती थी मार्केट में 30% भी हुई, नीचे में 15% भी हुई, कि आप 20% का अगर उसको कन्वर्शन का रेट दिया है आपने उसको, तो फिर से वो आकर के आपको 80% 2 नंबर का ही पैसा दे रहा है. आपका पैसा 1 नंबर नहीं हुआ है,
और 20% जो था वो गरीब या लोगों के जिन्होंने कन्वर्ट किया उनके हाथ में आया है, एंड दैट विल प्रोपेल द इकोनॉमी. सो इट इज रॉन्ग टू से दैट एंटायर मनी was white money and government has failed in their objective of tracking the black money. black money तो है पक्का और वो सिस्टम में आई है. अब सवाल ये देखना है कि 31 मार्च तक जो IDS 2 है, IDS 1 में हमने करीबन 65-68 हजार करोड़ का डिस्क्लोजर देखा. IDS 2 में we have to say that how much money comes to the government under that disclosure, in which they will be getting 50% of the income tax upfront, that is by 31st March. दैट मीन्स अगर आपको कोई भी स्कीम डिस्क्लोजर में जा रहे हो आप, तो यू हैव टू पे दैट मनी इमीडिएटली. जबकि पहले स्कीम में आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स दिए गए थे, 25% बाई नवंबर, 25% बाई मार्च एंड बैलेंस अमाउंट बाई 30 सितंबर. सो माय पॉइंट इज दैट डीमोनेटाइजेशन एज फार एज द ब्लैक मनी हैज कंसर्न्ड हैज सक्सीडेड, बट इट इज डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई एट दिस स्टेज. अब अगर आपको सबसे बड़ा डीमोनेटाइजेशन का आपको जो फायदा देखना है, तो आई थिंक इट हैज ब्रोकन द बैक ऑफ टेररिज्म एंड हवाला, जो कि हम उस चीज को तवज्जो नहीं दे रहे हैं. आज आप देखिए जिस हिसाब से टेररिस्ट एक्टिविटियां कम हुई है, या आज आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़िए, पाकिस्तान में जो टेररिस्ट या कश्मीर में या झारखंड में या छत्तीसगढ़ में जो नक्सल एक्टिविटी थी, आपके यहाँ पे विदर्भा में गढ़चिरौली के पास में या जो जो चीजें नक्सल एरियाज हैं वहां पे डेफिनेटली फर्क पड़ा है, बिकॉज द टेरर फंडिंग हैज कम और हैज रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. सो demonetization has been able to control the terror, control the hawala operations, and the effect of that will be felt in the coming period. Unless until we know about the exact quantum, till then we cannot say that demonetization has been miserably failed. So I am very happy, I am very hopeful, and I am going to see the effect of demonetization to be seen in a positive manner for overall growth of our Indian economy. Again, FII concerns are seen supreme by the medias and by the experts. Because देखिए इसका फर्क है, वो कहते हैं ना जिसकी खाओगे उसकी बजाओगे. आज आप जितने भी बड़े बड़े एडवाइजर्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, दे आर ऑल हायर्ड बाय द FIIs. एंड द वे आपने सुना होगा मॉरिशस एंड सिंगापुर ट्रीटी जो मॉडिफाई हुई है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेट मी टेल यू, दीज treaties were largely, I am using the word largely, structured for round tripping of the funds. There are no data available to substantiate that. लेकिन अगर आप देखो किसी की विल ही नहीं रही कि इसको चेंज करें. इसको चेंज करना जैसे कहते हैं ना कि वो शेर के जब मुंह से मांस का टुकड़ा निकालना. बिकॉज देखिए हर एक का वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व था. मॉरिशस सरकार भी नहीं चाह रही थी, सिंगापुर सरकार भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि उनके लिए इनकम का जरिया था. और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन लॉबी तो चाह ही नहीं रही थी, क्योंकि आप आराम से फंड को राउंड ट्रिपिंग करिए. मॉरिशस में सिर्फ आपका एक पोस्टल एड्रेस है, वहाँ पे कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और आपको पूरे टैक्स की छूट. मैं इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा. जो वोडाफोन केस का जो मैटर सब ये हुआ है कि इवन जो इंडियन एसेट्स हैं उसको आपकी ओवरसीज कंपनी होल्ड कर रही है, लेकिन वो ओवरसीज कंपनी में मालिक कौन है? नॉन डिस्क्रीट पर्सन, जिसको आप जानते भी नहीं हो, या तो उनके कोई भी वहाँ के लोकल बेनामीदार जो कि हायर मिलते हैं, आपको एड्रेस के पैसे मिलते हैं, नाम लेंड करने के पैसे मिलते हैं. उसका रियल बेनिफिशियल ओनर कौन है? इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और मे बी द इंडियन पीपल, दोज हु हैव ह्यूज मनी. वो राउंड ट्रिपिंग करे, इंडिया में इन्वेस्ट करे, जब उसका स्टेक बेचे तो बोले भैया ये तो ओवरसीज कंपनी, इसको टैक्स नहीं लगेगा. तो अगर आप कोई लूपहोल प्लग करते हो, सी ब्लैक मनी वॉज अ बिग इशू, और अगर आप कोई लूपहोल प्लग करते हो तो उसमें क्या गलत है? और आप उस पर यह डराया जा रहा है कि FIIs विल विड्रॉ मनी. मैं कहता हूं अगर FII विड्रॉ करे तो करने दीजिए. सी जहां पे शहद दिखेगा वहां पे मक्खियां अपने आप आएंगी, ये आप मान के चलिए. FIIs जो है उनको अगर इंडिया में ग्रोथ दिखेगी तो अपने आप वो पैसा लेके आएंगे. एंड इंडिया, टेक इट फ्रॉम मी, फॉर नेक्स्ट 5 years is going to remain the highest growth oriented country in the world. They will surpass even China. Maybe because of this demonetization, they may be neck to neck with China for FY17, but definitely they will surpass. लेकिन मीडिया क्या कर रही है? हर चीज का FII को डराने के, FII को का विड्रॉवल ऑफ कैपिटल का डर दिखाने के हिसाब से आपको डरा रही है. दूसरा FPI कंसर्न. अब आपने सुना होगा नया
कि जो ट्रिपल टैक्स लगा, उसमें जो सर्विस टैक्स देती है, जो जो ट्रांजैक्शन टैक्स देती है, उसको भी एक तरह से ट्रिपल टैक्स में जोड़ रहे हैं। समझ में नहीं आता। वो तो इंडियन इन्वेस्टर भी देता है। अगर आपको इंडियन मार्केट्स पे कोई भी चीज़ प्ले करनी है तो हर इंडियन इन्वेस्टर भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दे रहा है, दैट इज लिंक टू ईच ट्रांजैक्शन। देन अगेन गार, जो गार का इम्प्लीमेंटेशन अब से होगा 1 अप्रैल 2017 से, उसके ऊपर कि वेदर गार विल गेट एक्सटेंडेड, यानी एक जो कहते हैं ना, एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बजट, एंड इफ इट इज नॉट गोइंग टू गेट एक्सटेंडेड, FIIs विल विड्रॉ मनी। देन FII सेलिंग हाईलाइट, अगेन वही चीजें, एंड एमिंग व्यू ऑफ टायर्ड ग्लोबल एक्सपर्ट्स। और इनके व्यू किसके लाएंगे? विथ रिस्पेक्ट टू ऑल, आई डोंट वांट टू नेम देम हियर, यू सी रिपीटेड फेसेस, एक आदमी की प्रवृत्ति होती है। एक आदमी की आपको आदमी मिलेगा लाइफ में पेसिमिस्ट, एक आदमी मिलेगा आपको लाइफ में ऑप्टिमिस्ट, यानी उसकी जितने भी नेगेटिव हैं इंडिया के ऊपर, उनके व्यूज आपको एयर कर रहे हैं। तो मेरा जो नटशेल में जो 3 स्लाइड्स मैंने बताई कि आपको इतने सारे नेगेटिव्स प्रेजेंट कर दिए इंडिया के बारे में कि आपको लगता है कि इंडिया तो गया पानी में, या सब चीजें गई तकलीफ में। ऐसा नहीं है। अगर आप आज ये चीजें देखें, अब आप आइए बजट 2017 पे। अब आपका ये तो एक पिक्चर हुआ नेगेटिव का, अब आप आइए कि व्हाट इज द सिचुएशन लाइन। मैं 2 स्लाइड से, एक तो बजट और एक रोड अहेड, मैं आपको 2 चीजों पे देखिए। अगर सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया है तो सरकार का फर्ज बनता है कि आप एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए। वो हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर सकते। और जो मेरी रीडिंग है कि सरकार को इस चीज की समझ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सारे के सारे जो बेनिफिट्स है वो कैपिटल मार्केट को दे दो। ये अगेन हमारी मूर्खता होगी, हमारी इमैच्योरिटी होगी। क्योंकि अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ देखना है, मैं कैपिटल मार्केट से संबंध रखता हूँ, मेरी सारी इनकम जो है कैपिटल मार्केट से कनेक्टेड है। मैं कैपिटल मार्केट से कमाता हूँ, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ कि सिर्फ बजट जो है सिर्फ कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड हो, ऐसा नहीं चलता है। मार्केट में 2% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वेस्टिंग मनी, वी ओनली हैव 2% और मे बी लेस देन 2%। अगर मैं डीमैट अकाउंट के हिसाब से जाऊं तो गवर्नमेंट का कोई फर्ज नहीं बनता है और गवर्नमेंट के लिए कोई मजबूरी नहीं है कि वो कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड बजट बनावे। लेकिन जो चीज गवर्नमेंट से अपेक्षित है वो है टैक्स रेट कट। आपको याद हो, वित्त मंत्री ने 2 साल पहले कहा था कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है 5% कम की जाएगी अगले 4 सालों में। जो कॉर्पोरेट टैक्स वर्तमान में 30% है, दैट हैज टू बी ब्रॉट डाउन टू 25%। दिस विल बी द सेकेंड लास्ट बजट। Next year will be the last budget of this government. I am not saying that they will not get, if they get re-elected, then that will be the for the second term. So definitely government is aware of this fact. Next year, ahead of the budget, generally it is called that budget is always populist. I slightly differ on that tradition. Next year का budget may not be seen as a populist budget. Because ऐसा है कि अगर आप every year पिछड़े वर्गों का, जिसमें कि मजदूर, किसान, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नागरिक हैं, अगर उनकी आप केयर हर साल ले रहे हो तो आपको उनको साल के टर्म के अंत में 5वें साल में बजट में प्रलोभन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली इट विल बी अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। नाउ इफ गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग डाउन द कॉर्पोरेट टैक्स टू 25%, विच दे हैव नॉट डन। लास्ट ईयर उन्होंने कुछ कंडीशनल एग्जम्पशंस दिए थे विच वर मीनिंगलेस। तो उनको इस बार 2 या 3% टैक्स रेट कम करना ही पड़ेगा और अगले साल 2 या 3% टैक्स रेट कम करना पड़ेगा। यानी अगले 2 बजटों में उनको 5% कॉर्पोरेट टैक्स रेट गिरानी है। एंड इफ दैट हैपेंस, बिकॉज आई एक्सपेक्ट एंड आई एम होपफुल दैट गवर्नमेंट विल स्टिक टू देयर प्रॉमिस विच दे हैव गिवन टू Indian citizens 2 years back. If they don't adhere to that promise, then it will definitely be a breach of trust. Let me be very blunt in saying that. So corporate tax reduction is expected. Come on individual. Now, if you expect people to be transparent, tax compliant, to show all their income as income and offer it for the tax, government also has to show the practical and reasonable move. They just can't expect that 2.5 लाख रुपए की इनकम जो है वो टैक्स फ्री होगी। आपको टैक्स का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी बढ़ानी पड़ेगी और आपको जो टैक्स स्लैब्स हैं उसको भी रीजिक करना पड़ेगा। जो 2.5 से 5 लाख में 10% का टैक्स, अगर आप अपनी थ्रेशोल्ड बढ़ाते हो, आप 3 लाख करिए या 3,60,000 करिए। मैं नहीं कहता हूँ 5 लाख करिए। 5 लाख मे नॉट बी टू रियलिस्टिक,
बट 3 लाख से 3,60,000 इज अ रियलिस्टिक। और अगर उसमें आप अपना थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाते हो तो टैक्स स्लैब को भी रीचिक करना पड़ेगा। फिर चाहे आप भले 3 लाख से 7 लाख, 3 लाख से 8 लाख 10%, 8 लाख से 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। और एक चीज और है, आज इंडिया में जो पर्सनल इनकम टैक्स है, जो 1 करोड़ के ऊपर, जो सुपर रिच टैक्स जिसको बोलते हैं, उसका इफेक्टिव टैक्स रेट है 34%। तो ओवरऑल जो है कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल दोनों पे टैक्स रेट की कम आएगी, यानी कॉर्पोरेट के हाथ में टैक्स बढ़ेगा और इंडिविजुअल के अगर हाथ में आप डिस्पोजेबल इनकम को 40 से 50,000 रुपया सालाना बढ़ाते हो इन द फॉर्म ऑफ द टैक्स रेट रीचिंग, टैक्स स्लैब रेट रीचिंग एंड इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड, that will be seen extremely positive for the Indian economy because that will lead to the growth. And अगर आपको growth दिखेगी तो that will be seen hugely positive for the capital market also. I am trying to link with the overall economy which will eventually get reflected into the stock market. Second will be focus on mass housing for all. Already वो चीज indications है, home loan पे हमने rate cut देखा, आपको effectively जो है 36,000 रुपए का रिडक्शन आपको मिल रहा है। अगर आप 12 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो 3% का सब्सिडी है या सबवेंशन कहिए, और 9 लाख ले रहे हो तो 4% का सबवेंशन है। इसके अलावा जो सरकार के पास जो IDS 2 में पैसा आएगा वो सारा का सारा इनका हाउसिंग और पुअर के लिए है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हाउसिंग पे काफ़ी बड़ा फोकस होगा इस सरकार का, बिकॉज अगेन दे हैव द टारगेट ऑफ प्रोवाइडिंग होम्स टू ऑल बाय 2022 और मे बी 2023. So that will again be a very big focus area. Focus will again be on increasing the productivity of agriculture, and I fully agree here that you don't need to increase the acreage. I am not saying कि जरूरत नहीं है, आप निश्चित रूप से acreage of the area बढ़ाइए, लेकिन आज अपनी productivity इतनी कम है कि अगर आप उसको बढ़ा सकते हो तो same acreage can give you a higher yield. उदाहरण के तौर पे मैं आपको शुगर सेक्टर का उदाहरण दूं, जो अगर इसको ट्रैक करता होगा, last year sugar recovery in UP was increased by 1%. मैं चूंकि महाराष्ट्र में आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में शुगर की रिकवरी है 13%। यानी अगर आप एक गन्ना को जो क्रश करते हैं उसमें आप 13% शक्कर बनाते हो। आपने 100 किलो अगर गन्ना क्रश किया तो 13 किलो शक्कर बनती है महाराष्ट्र में। यूपी में बनती थी 9%। क्यों भैया डिफरेंशियल? कोई मिट्टी का फर्क है, क्लाइमेट का फर्क है, पानी का फर्क है। आप दूसरे देशों में तो कह सकते हैं कि, लेकिन तो इस पे जो चीज वर्किंग शुरू हुई तो लास्ट ईयर द रिकवरी ऑफ द शुगर इंक्रीज्ड बाय 10% इन यूपी, यानी 9% से जो रिकवरी थी औसतन 10% हो गई। तो जब लास्ट ईयर उस पर स्टडी की गई तो बोले शायद ये वन ऑफ है, बट दिस सीजन इज अगेन प्रूविंग दैट इट इज सस्टेनिंग। दैट मीन्स जो यील्ड बढ़ती है शुगर केन की पर एकरेज वो तो एक अलग है, लेकिन शुगर रिकवरी that is also playing a very big role. So what my point is that if you are increasing the productivity either in terms of the higher output per acreage or maybe higher output of the end product from the same crop, that makes a lot of difference. So this budget actually अगर आप देखो 2 साल से, आपको याद हो तो पहले बजट में नरेंद्र मोदी ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने बात कही थी कि सॉइल कार्ड, कि किसमें कैसी सॉइल होगी। हमें क्या होता है इन चीज़ों का पता नहीं चलता है। हमें क्या लगता है कि सतही स्तर पे क्या हो रहा है, जब तक आप गांव में नहीं जाओगे, आप किसानों से बात नहीं करोगे, तब तक उस चीज़ का पता नहीं चलेगा। आप लोगों को तो फिर भी नागपुर में आप लोग कई खेती से जुड़े हुए होंगे, आप लोग उस चीज़ का आपको अनुभव होगा। हम बम्बई वालों को तो पता ही नहीं चलता है। हमको तो शायद बम्बई वाले को तो इन्वेस्टर को ये लगता होगा कि चावल और शक्कर भी एयर कंडीशन कैबिन में पैदा होती है, शायद अगर आप उनसे पूछो तो ऐसा नहीं है। आपको सतही स्तर पे जाकर के उस चीज का फील आएगा। तो जो मैं एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, चूंकि मैं शुगर सेक्टर काफी क्लोजली ट्रैक करता हूं, मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे पेश किया कि कैसे उस चीज के फॉर्च्यून चेंज हुए। शुगर सेक्टर के स्टॉक्स जो मैंने पिछले साल भाषण में, जो यहाँ पे जो अगर अटेंड किया होगा उनको याद होगा, आपको उन स्टॉक्स ने 500% से 800% का रिटर्न दिया है एक साल में। क्या आपको इंडेक्स ने दिया रिटर्न? इंडेक्स ने तो 10-12% का रिटर्न दिया। तो खैर, मेरा जो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का फोकस है, दैट इज रियली रिमार्केबल, और उस चीज का रिफ्लेक्शन जो हमें देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे डीमोनेटाइजेशन आया, उससे तो रबी की सोइंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। रबी की सोइंग तो 7% बढ़ी है, 6.7 या 6.6%, जो अब जिस हिसाब से आंकड़े आए हैं।
इन स्पाइट ऑफ द डिमोनेटाइजेशन प्रॉब्लम। तो जो बजट का जो एग्रीकल्चर पे फोकस होगा, फिर उससे अगेन रिलेटेड कम से कम भी 100 स्टॉक्स हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए रोड, पोर्ट, मेट्रो, रेलवे, इनलैंड वाटरवे। मैं अब जब जस्ट देख रहा था यहाँ पे नागपुर, आई वॉज स्टन्ड। प्रैक्टिकली मैं कहूंगा कि आधा नागपुर में कंक्रीट रोड बन रहे हैं। अगर एक सिटी का आज मीडिया, अगेन एनालिस्ट या मैं मीडिया ने मैं भी उसमें शामिल हूं, ओ हाउसिंग डिमोनेटाइजेशन से सीमेंट स्टॉक्स विल टेक अ बिग हिट। वो ये नहीं समझते कि अगर हाउसिंग ने हिट लिया भी तो हाउसिंग में सीमेंट का कंजम्पशन 22% है, 78% तो दूसरी चीजों में है, रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोर्ट्स में, बाकी सारे में। जिस हिसाब से मैं ग्रोथ देख रहा हूं कंक्रीट रोड का नागपुर में, अगर यही सिचुएशन अगर आप दूसरे शहरों में जाकर के देखो तो सोचो जो 78% जहां पे सीमेंट का कंजम्पशन है वो काफी हद तक हाउसिंग को कॉम्पनसेट करेगा। और हाउसिंग भी क्या खत्म थोड़ी हो गई, स्टैंड स्टिल थोड़ी हो गई। अगर लैंड के भाव गिरेंगे, जो एक्चुअल में हुआ है, डीमोनेटाइजेशन का मैं एक्चुअली भूल गया, डीमोनेटाइजेशन का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो हुआ है लैंड के प्राइसेस गिरे हैं। मैंने कम से कम भी 10 पॉकेट में बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, जामनगर, जोधपुर, जयपुर, दावनगिरी या इवन नागपुर में अगर आप देखेंगे तो लैंड के प्राइसेस जो हैं तकरीबन 30 से 40% गिरे हैं। और जो एक मेरा अनुमान है, मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक जनरल जो घर का भाव है आजकल, देखिए हाउसेस जो बंगलो, रो हाउसेस के कॉन्सेप्ट सब जगह खत्म हो रहे हैं। मैं दावनगिरी गया, कर्नाटका, बेंगलोर से करीबन 180 किलोमीटर दूर, जहां मेरे चाचा जी रहते हैं, वहां पे भी 3 माले 4 माले की बिल्डिंग आ रही है। ऑन एन एवरेज इवन इन अहमदाबाद द कॉस्ट ऑफ अ हाउस इज 2500 रुपीज अ स्क्वायर फीट, एंड ऑफ दैट 2500 अगर मैं एक जनरल 2000 से 2500 रुपए स्क्वायर फीट का भाव का घर लूं, आपको पूना आउटस्कर्ट्स में आपको 25 रुपए फुट में घर मिलता है। उसमें जो मेरी बात हुई डेवलपरों से, दे से 1500 rupees is the cost of construction plus the margin of the builder, and 1000 rupees is the land cost. Now they are telling me the land cost having corrected by about 30%, you expect a saving of 300 rupees per square feet. शिवानी जी ने एक्सप्लेन किया होम लोन पे, अगर आपको होम लोन 8%, 8.5%, 8.25% पे मिलेगा और वहां पे अगर आपको जो इफेक्टिवली लोन जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो गई, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ हाउसिंग, विच इन टर्न विल शो द हायर कंजम्पशन ऑफ सीमेंट। लेकिन आज के दिन क्या आंकड़े आ रहे हैं, सीमेंट का बहुत खराब सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि हाउसिंग को हिट होगा। अगेन बोथ द एनालिसिस आर रॉन्ग। मैं विश करता हूं कि शायद मैं अगले साल भी आप लोगों को एड्रेस करूं इसी वक्त, तब अपने डिस्कशन करेंगे इन दोनों सेक्टर के ऊपर, हाउसिंग एंड सीमेंट, and take it from me that both are going to show the satisfactory growth or more than expected growth, which are seen as flat by the analysts and experts as of now. कई बार मैं सोचता हूं कि शायद या तो उनको उस चीज को आपको टाइमली नहीं बताना है। अगर मैं आपको बता दूं साहब ये चीजें कल होने जा रही है, तो शायद हो सकता है कि उसका एडवांटेज हर कोई ले लेवे, क्योंकि ये तो एक रेट रेस है ना, हर एक को परफॉर्म करना है। तो आपको कोई भी चीज नहीं बताएगा। आपको शुगर के जो चीज बात मैंने 45 दिन पहले कह दी, वो आज 3 दिन से मीडिया में क्यों आ रही है भाई? क्या मैं ही अकेला एक एक्सपर्ट हूं शुगर में? और अगेन मैं कहता हूं आगे शुगर की सिचुएशन इतनी खराब है, जो मैं अगेन नेक्स्ट स्लाइड में मैं बार बार शुगर को इसलिए टच कर रहा हूं कि दिस इज जस्ट वन ऑफ द सेक्टर। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड हियर हाउसिंग, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड हियर इंफ्रास्ट्रक्चर, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड हियर एग्रीकल्चर. So my point is that budget will be an inclusive 360-degree taking view on all the sectors, all the industries. So road, port, metro, railway, inland waterway. आपके गडकरी जी नागपुर से ही बिलोंग करते हैं. Have you heard him? And he has been generally seen a result-oriented person. जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो उन्होंने टारगेट्स दिए वो उन्होंने अचीव किए हैं. देखिए 10%, 15% here and there can always. If he is saying 32 kilometer of road in after 3 years daily, you can reasonably expect that to be anywhere around 28 to 30 kilometer. This is what I feel.
And in fact, I want the feedback from you people because you all are from Nagpur and Mr. Gadkari, he belongs from Nagpur. So in fact, I want you to, maybe in the Q&A sessions, you all can come suo moto in giving your feedback also, which will help me in analyzing or taking a call on any sector or maybe on any stocks. Because whenever I go, I don't say that I am an expert. I try to extract the informations and I try to look around in that city, in that area, that what all is prevailing. And I try to take a call in my analysis accordingly. Fiscal consolidation, again we don't need to say. Just एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, कल मैं देख रहा था कि गवर्नमेंट इज नॉट वेरी कीन टू मीट द डाइवेस्टमेंट टारगेट ऑफ 56,500 करोड़. क्यों? बिकॉज बोले सफिशिएंट इनकम आ गई है. इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस आर अप बाय 32%, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप बाय 14%. दिस इज फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर. अब इस पे भी मैं कहूंगा, आप शायद कहेंगे कि मैं मीडिया पे बहुत ज्यादा कटाक्ष कर रहा हूं, पर वो जरूरी है. मैं एक एनालिस्ट को सुन रहा था टीवी पे, बिजनेस चैनल के, आई डोंट वांट टू नेम. उसने एनालिसिस किया कि अप्रैल टू दिसंबर का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12% इसलिए बढ़ा कि उसके अंदर आईडीएस की 30,000 करोड़ की इनकम शामिल है. आई हैव what you call interactions, or I have that opportunity, I can always interact that particular analyst who has been saying that 30,000 crore is included of IDS 1 of the 65,000 disclosure having received by the government and 45% tax thereon. But he or she forgot to mention that भैया उसका तो 25% ही आना है 30 नवंबर तक. But that they will not highlight. Either they are ignorant or they are mischievous. There can only be two things. She or he should have been clear कि भैया 30,000 करोड़ का 7,500 करोड़ इसके अंदर आया है. अभी 22,500 करोड़ तो आना बाकी है और 7,500 करोड़ आएगा 31 मार्च तक. एंड उसके बाद में जो बैलेंस आएगा 50% वो आएगा 30 सितंबर 2017 तक. तो मेरा पॉइंट आपको ये कहना है कि गवर्नमेंट इज meeting all the targets or surpassing the targets of the revenue what they have estimated for FY17. So probably they are pushing back the proceeds from divestment in the 2017. It is not that they have all been very what you call lagging behind. मुझे exact data पता नहीं, पर already they have mobilized about 30,000 crore from divestment. काफी कंपनी में divestment किया है. Now they are again going for CPSE ETF जो again आपको खुलने वाला है, वो एक अपने आप में चीज का ही है. तो my point is that fiscal consolidation is going to get respected. I don't think that he will be seen missing the fiscal deficit target having given by him. Maybe even revenue deficit. In fact मैं तो revenue deficit में तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, which again will cheer the overseas investors. If we are so concerned that FIIs are seller, FIIs are seller. FIIs की एक और मैं जस्ट एक सतही तौर पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा. FII पिछले 3 हफ्ते से सेलिंग पे है. एक दिन भी उसका पॉजिटिव फिगर नहीं, चाहे 1 करोड़ रुपया है. पिछले 3 हफ्ते में मार्केट तो ऊंचा ऊपर गया. लोग बाग पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि वो आएंगे 3 जनवरी को और फिर बाइंग शुरू होगी. 3 जनवरी से 14 जनवरी हो गया, लेकिन एक दिन भी उनकी बाइंग नहीं आई है, फिर भी मार्केट तो ऊपर गया है. बैंक निफ्टी जो है पिछले 8 दिन में हैज रिजन बाय अबाउट 950 पॉइंट्स और मे बी 1000 पॉइंट्स. 18,000 से 17,950 से 18,950 हो गई. मैं एग्जैक्ट आपको आंकड़े दे रहा हूँ पिछले 7 दिनों में, 7 ट्रेडिंग डेज. तो FII की तो बाइंग नहीं आई, 1 रुपये की भी बाइंग नहीं है. आप डेटा कोलेक्ट कर लीजिए और बताइए मुझे. दे हैव बीन नेट सेलर मे बी बाय 20 करोड़. द मिनिमम वॉज 20 करोड़ ऑन एनी ऑफ दिस डेज even in 2017. So my point is that remove this notion from your mind कि जब FII बाइंग आती है तो ही हमारा मार्केट पॉजिटिव रहता है. तो then again higher growth prospects will all be seen. Focus on bank recapitalization. See again जो बार बार इस चीज का बात कर रहे हैं ना, everything is linked to the tax collection from IDS 2. I am not very much worried on the entire amount having received back by the government of 15 लाख करोड़. आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो 2 लाख करोड़ IDS 2 में आता है या 2.5 लाख करोड़ आता है या 3 लाख करोड़ आता है.
अगर, और आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी मिनिमम 2 लाख करोड़. अगेन आई मे गो रॉन्ग, देर आर ऑलवेज दिस थिंग, बट एटलीस्ट यू हैव टू मूव ऑन सम एस्टिमेशन, you have to move on some premise. I am expecting 1 lakh crore to come from that also, which will not get factored into the budget because government उसको factor in नहीं कर सकती. So personal income tax front पे that disclosure will all come in the personal income tax. तो जो आपको रिवाइज्ड बजट के आंकड़े मिलेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर में 2017 में, मार्च 17 के, that will again cheer you again at that point of time. बिकॉज 100% कुछ ना कुछ तो डिस्क्लोजर आएगा आईडीएस 2 में. अब आप लोग शायद करोगे आर्ग्यूमेंट के लिए कि 10,000 करोड़ आवे, मैं कहता हूं 2 लाख करोड़ आवे. सो व्हाट माय पॉइंट इज दैट विल बी एन एक्स्ट्रा स्वीटनर फॉर द गवर्नमेंट फॉर curtailing their fiscal deficit, which will again get reflected into their revised estimates, which we will get to know in the month of July, September. So these are the few budget hopes. Now I am going on the road ahead. I'll take these slides quickly because I want to spend about 15-20 minutes on the stocks recommendation and the sector recommendations also. GST implementation. Again, there are 20% hopes that 1st April deadline can be met. I am not very hopeful, but yes, there are chances, 20%. Or if you want to be very conservative, you can say 10% chances. 60% chances or 70% chances to get it implemented from 1st July. From 16th September, it is 100%. It has to get implemented because many people ask me, GST तो लैप्स हो जाएगा. ऐसा नहीं है. It is mandatory that from 16th September 2017 से GST आना ही है. Let me clear this mind of you all. It is not when. It is certain to get implemented, and this opposition also knows. So they can only delay, they can't defeat. तो once this GST, अब सवाल दूसरा आता है कि GST में the initial pain will be there. I don't firstly buy that argument that it will be decretive, revenue decretive from day one. I am not prepared to buy that argument, irrespective of the party, because one should not go by the party politics. अगर कल को कांग्रेस रूल करती तो भी चीज का ये होता, लेकिन फिर भी कई कहते हैं कि नो, इनिशियल 6 months देयर मे बी रॉन्ग. अगेन दिस इज अ majority view. Majority has proved having gone wrong on many occasions. I have already explained that on Brexit, on Rexit, on US President, on US Federate hike, on so many other things. So GST will be a big game changer. और GST मेरा ऐसा अनुमान है कि आपकी GDP जो है 1 से 1.5% की सालाना बढ़ाएगा. सिंपल सा उदाहरण है कि आज कई चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रही है, यानी 2 नंबर में हो रही, कैश में. अगर एक बार GST आ गया, पूरी वैल्यू चेन में हर चीज आ गई, तो आप कोई भी, मैं कहता हूं कि कोई भी एक स्ट्रीट वाला भी जो है उसको बाईपास नहीं कर सकता. ही विल कम इन दैट वैल्यू चेन. और अगर हर चीजें जो आज के दिन कैश में हो रही है, विच इज नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इनटू द GDP ऑफ द कंट्री, स्वाभाविक है कि उसके अंदर आएगी. अब आप उसको अगर 10% या 15% भी मानते हो, तो अपने आप ही उसकी उतनी ग्रोथ तो आपको GDP में दिखेगी. एक सिंपल सा गणित है, अगर आपकी GDP 7% की ग्रोथ दिखा रही है और उसमें अगर आप 25% और ऐड कर दो, तो 7% का 25%, हाउ मच इज 0.2%, 1.75%, तो उतनी आपकी GDP बढ़ेगी. आर यू नॉट एक्सपेक्टिंग दैट 25% इज ऑल being carried out in the parallel economy, which is going to get come into the system? It's a very simple. Now it is just a matter of time. Even if I concede my view that it may take 6 months, you may have a pain of 6 months. Integration pain बोलिए, habit बोलिए, implementation बोलिए, whatever may be the name you may give that time. चलिए, सितंबर 17 से आप GST इंप्लीमेंट कर रहे हो, 6 महीने और निकाल दीजिए. FY 18 से तो FY 19 से तो आएगा. 1 अप्रैल 18 से तो जब एक बार पटरी पे हमारी इकोनॉमी आएगी, तो दैट इकोनॉमी इज गोइंग टू शो द GDP ग्रोथ ऑफ 1.5% हायर देन व्हाट वी हैव बीन शोइंग. तो अगर मैं 7% GDP मानूं इस साल का, FY 17 का, अगले साल का 8% मानूं या 7.8 मानूं, उसके बाद में आएगा 9% FY 18 का, FY 19 का. तो what my point is that GST will really be a big game changer. This is what I feel. Improving corporate earnings. Again, because of this all GST coming in, organized sector will going to gain much.
this economy, black money having come into the system to a great extent, that is going to show the higher corporate earnings because of the higher consumption. Again, expecting that there will be disposable income getting increased in the hands of the people by about 25 to 40,000. This is what I am feeling. Let's wait, for 14 days. You will have 17 दिन में बजट आपके सामने आ जाएगा. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हर इंडिविजुअल के हाथ में 25 से 40 हजार रुपए का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, और अगर वो बढ़ती है तो आप उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देख लीजिए कितना बड़ा कॉर्पोरेट अर्निंग का ग्रोथ आएगा. देन रिड्यूस ब्लैक मनी जनरेशंस. अगेन दिस इज माय एक्सपेक्टेशन. चैनलाइज अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बिकॉज अब भी जो हुआ है, जो लोग बाग कैश में काम कर रहे थे उन्होंने काफी हद तक अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन में ला रहे हैं. पीपल आर, इनफैक्ट मेनी स्टेटमेंट्स हैव कम. if you I was talking to the Bhilwara people, the industry people, they met me, they say many have started moving to the registration and starting the legal way. नहीं तो पहले बोलते हैं कपड़े का काम जो है मेजर to the extent of 75% it was all in cash. So that is also moving. Broad base of the tax SSC on the direct tax front as well as on indirect tax front, दोनों पे GST में आएंगे प्लस इनकम टैक्स में आएंगे. Digitization is a way of life. The way the things are happening, if you are spending everything, you will automatically be on the channel. अगर आप कोई भी चीज कैश कर रहे हैं, कोई भी चीज क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं या डिजिटाइजेशन से कर रहे हैं, तो that is getting recorded obviously. So that is again will get reflected by all the means. It will curb the black money, it will curb the evasion, it will get recorded in the consumption and production of the country, again showing the better data. Will attract the foreign capital. सी जितना आपको एक अगर आपको लगता है कि आपका एटमॉस्फेयर ठीक हो रहा है, आपका टैक्स कंप्लायंस हो रहा है, आपकी टैक्स रेट कम हो रही है, आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है ग्रोथ का, तो दैट विल अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल. यू जस्ट कांट स्केयर कि आपकी डीटीए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट खत्म हो रहा है सिंगापुर से या मॉरिशस से, तो उससे आपका फॉरेन कैपिटल कम हो जाएगा. दिस इज रॉन्ग थिंकिंग. जो एक्चुअली एक तरह से राउंड ट्रिपिंग थी, जो हमारे ही ब्लैक मनी का पैसा घूम के फिर से आ रहा था, वो अब खत्म होगा और जेन्युइन फॉरेन कैपिटल आनी शुरू होगी हमारी कंट्री में. एक उदाहरण के तौर पे बीएमएल में सरकार हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, सी दिस इज एन एक्सीलेंट मूव. आई एम नॉट गोइंग इनटू द स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ द कंपनीज वेयर दे आर लॉस मेकिंग. दैट इटसेल्फ इज अ वेरी व्हाट यू कॉल प्रेजवर्दी मूव ऑफ द गवर्नमेंट. बीएमएल में सरकार ने कहा कि हमारी 56% की होल्डिंग जो है 58% की, वो हम 26% स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को देने के लिए तैयार हैं, बिकॉज हमको ग्रो करना है. और आज कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर हो चाहे इंडियन इन्वेस्टर, अगर उसको बीएमएल में 26% स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मिलता है, ही विल बी हैप्पी टू पे 30 to 40% हायर प्राइस देन व्हाट इट इज रूलिंग नाउ. And actually based on that we gave the buy call on the stock 2 days back or 3 days back when this announcement came. So this is just one way of seeing the positive. Strategic divestment in PSU, which again I have said already, if you see about 8 to 10 companies have already been identified which are loss making or which will go via either with the IPO or with outright sale by the government. They will completely exit from those companies, will total go out of that. Then last is focus on investment. If you see all these things, positive atmosphere seen building up, naturally the investment cycle will improve. First, it is taken up by the government into the large projects like agriculture, infrastructure, then that will get followed by the private sector. Because अगर एक बार financial health सुधरती है प्राइवेट सेक्टर की, बैंकों की, तो naturally that will see the credit growth. तो आज credit growth के लिए सरकार किसको टच कर रही है? Housing, which will all be coming from the retail people. अब तक क्या हो रहा था कि फ्यू कॉर्पोरेट्स अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, विच आइदर दे वर नॉट केपेबल और दे वर करप्ट. दोनों चीजें थी जिससे एनपीए बढ़ा. लेकिन अब अगर आप उस ट्रैक को कॉर्पोरेट से रिटेल पे जा रहे हो फॉर अचीविंग द क्रेडिट ग्रोथ, आई थिंक दैट इज एन एक्सीलेंट मूव एंड दैट विल क्रिएट मोर इन्वेस्टमेंट देन व्हाट वी हैव सीन हैविंग क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट्स इन द पास्ट. इंडिया स्पेसिफिक फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, कटिंग रेड टेपिज्म थ्रू डिजिटाइजेशन, higher GDP growth to be seen in the world, highest GDP growth to be seen in the world, inflation seen under control, and I hope that things will keep continuing. If the agriculture can show a growth of about 3.5 to 4%, that itself will be a very positive, because food inflation will always been seen as a big problematic area for our country, for keeping the higher inflation, healthy forex reserve, and fiscal prudence and discipline. So these are the few India specific things which will overall grow our economy, will attract the foreign capital, will keep the fiscal deficit under control, will keep the trade deficit under control, will keep the inflation under control, which all will be directly helping the stock market to grow.
Now, these are the few sectors and few stocks I have touched. I will try to cover each sector, in a little longer way. I won't be able to speak specifically on the stocks. First is sugar. Now, let me quickly give you the data. शुगर में सीजन शुरू होती है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक हर साल की. इस साल की सीजन शुरू हुई है 1 अक्टूबर को और खत्म होगी 30 सितंबर 2017 को. जो 30 सितंबर 2016 को जो सीजन खत्म हुई थी, आप ध्यान दीजिएगा, our country has seen a production of 252 lakh ton of sugar. This year the production is not going to be more than 210 lakh ton. ISMA जो है, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, उन्होंने एस्टिमेट दिया है 234 लाख टन का. टेक इट फ्रॉम मी टुडे, एज ऑफ टुडे द ISMA एस्टिमेशन इज 234 lakh ton. Take it from me, you all note it down. On 30th September, see of yourself, we will not be having the production of more than 210 lakh ton. Now, come on this sugar situation. हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक था 70 लाख टन का 30 सितंबर को. मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, 70 लाख टन, ये ऑथेंटिक आंकड़े हैं. 210 लाख टन का प्रोडक्शन होता है तो 280 लाख टन, कंजम्पशन है 260 लाख टन. तो 30 सितंबर 2017 को आपके पास शुगर का स्टॉक होगा 20 लाख टन. अब एक प्रॉब्लम देखिए शुगर इंडस्ट्री की. हमारा ईयर तो एंड हो गया 30 सितंबर 17 को, मैं आगे की ले रहा हूं, और उस दिन मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास स्टॉक होगा 20 लाख टन का. अगर मेरा 260 लाख टन का कंजम्पशन है, मतलब औसतन मैं कहता हूं 20 लाख टन मेरा महीने का कंजम्पशन है. 20 लाख टन इंटू 12 240 लाख होता है. गर्मी में शक्कर का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, मई से सितंबर में फेस्टिव एंड गर्मी की वजह से. आप औसतन 20 लाख टन लीजिए, तो मेरे पास एक महीने की शुगर का कंजम्पशन का आपका स्टॉक होगा 30 सितंबर को. कोई भी शुगर मिल, देयर आर ओनली 4 स्टेट्स विच आर प्रोड्यूसिंग शुगर इन द कंट्री. महाराष्ट्र तकरीबन 80-85 लाख, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ. यूपी करीबन 70 लाख, देन तमिलनाडु करीबन 12-13 लाख, कर्नाटका करीबन समझिए आप 32-33 लाख, और आंध्र प्रदेश. दीज आर द ब्रॉड स्टेट्स. तो 30 सितंबर से 15 नवंबर में कोई भी शक्कर का प्रोडक्शन नहीं होगा. टेक इट फ्रॉम मी, बिकॉज मिलें ही चालू होती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. तो थियोरेटिकली आपने बता दिया 20 लाख टन का, लेकिन जब आप बुक्स को क्लीन करते हो, व्हेन देयर इज शॉर्टेज, जब आप गोडाउन्स में जहाँ पे आपने एस्टिमेट किया 20 लाख टन की शक्कर पड़ी, वहाँ पे आपको 15 लाख टन ही मिलेगी या 16 लाख टन ही मिलेगी. तो द सिचुएशन इज गोइंग टू बी सो ग्रिम. एंड अब क्या हुआ है, मैं आपको नियर टर्म व्यू दे रहा हूँ. महाराष्ट्र में शुगर मिलें क्लोज होना शुरू हो गए. सिर्फ वेस्टर्न महाराष्ट्र में शुगर मिलें क्रशिंग चल रही है, बाकी मराठवाड़ा वगैरह की सब चीज़ें मिलें बंद होने की शुरू हो गई है. और 31 जनवरी तक अदर देन वेस्टर्न महाराष्ट्र की मिलें सारी की सारी बंद हो जाएंगी. 140 मिलों में से 32 मिलों ने तो क्रशिंग की नहीं है इस सीजन में, क्योंकि गन्ना अवेलेबल नहीं है. यूपी जो है, यूपी में लास्ट ईयर प्रोडक्शन था शक्कर का 69 लाख टन. इस साल का अनुमान है कि वो 72 लाख टन पक्का बनाएंगे, यानी 3 लाख टन एक्स्ट्रा. जबकि ओवरऑल कंट्री का प्रोडक्शन जो है वो 42 लाख टन का कम दिख रहा है. 252 लाख का प्रोडक्शन था, 210 का एस्टिमेशन है मेरा, और आप मान के चलिए 210 लाख से ऊपर नहीं आएगा, या पक्का मानिए. अगले 2 महीने बिकॉज ऑफ द यूपी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट ना तो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर सकती है, ना इन्वेंट्री होल्डिंग ला सकती है, ना प्राइस कंट्रोल कर सकती है. और जितने सारे इनिशिएट आप करोगे, नियर टर्म में पॉजिटिव दिखेंगे, बट लॉन्ग टर्म में उतने खराब होंगे. तो शुगर स्टॉक्स हैविंग रिजन बाय अबाउट 60% इन लास्ट 45 days कैन स्टिल राइज बाय अबाउट 30 to 50% इन द नेक्स्ट 6 months ऑल्सो. एंड इन दैट परस्पेक्टिव, चूंकि यूपी में मैं काफी पॉजिटिव हूँ, काफी बुलिश हूँ, उसको देखते हुए मैंने कुछ नाम दिए हैं. एक चीज बता दूं आपको, शक्कर के करीबन 40 से 45 शेयर लिस्टेड हैं. अगर आप देखो वो सारे के सारे आपको दिखेंगे, लेकिन प्योर फंडामेंटल, बीइंग अ फंडामेंटल एनालिस्ट, आई एम ऑलवेज टेकिंग अ कॉल ऑन द फंडामेंटल बेसिस. तो आई हैव चोजन द्वारिकेश शुगर, डालमिया भारत, अवध, DCM श्रीराम एंड बलरामपुर चीनी. All 5 are the prominent UP sugar mills having higher production seen
than what they produced last year with a better recovery. If as a ballpark I can say जो प्राइस कल क्लोजिंग था उससे 30 अप्रैल तक आपको 20% का गेन, और अगर आप 6 महीने से 8 महीने का व्यू रखते हैं तो आपको करीबन 30 से 40% का गेन मिल सकता है ऑन द करंट प्राइस. दिस इज जस्ट माय रिकमेंडेशन. देन यू कम ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, एंड नेचुरल रिसोर्सेज में लार्जली विच आर कनेक्टेड with the steel industry. So Sandur Manganese, NMDC, MOIL, Indian Metals and Ferroalloys. Again just आपको मैं अगर iron ore और manganese ore, these two things are used. You all have seen the recent news flow in the newspaper that China have closed down the induction furnace. चाइना की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1200 से 1300 मिलियन सीमेंट स्टील मेकिंग की. उसमें से वो लोग प्रोडक्शन करते हैं 900 मिलियन टन. 90 मिलियन टन या 100 मिलियन टन की कैपेसिटी जो इंडक्शन फर्नेस की वो बंद करने जा रहे हैं. मैं एक एनालिस्ट को सुन रहा था, वो कहते हैं कि इंडक्शन फर्नेस जो लो स्टील बनाती है, लो क्वालिटी स्टील जो एक्सपोर्ट नहीं होता है. आई फुल्ली एग्री विद दैट. तो इसलिए इतना बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ेगा. चाइना रफली प्रोड्यूस करती है करीबन 850 मिलियन टन स्टील, और उसमें से उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन है 670 से 700 मिलियन टन. यानी उनके पास में 150 मिलियन टन सरप्लस रहता है. अगर ये इंडक्शन फर्नेस जो 90 मिलियन टन या 80 मिलियन टन या 70 मिलियन टन बनाती है, क्योंकि 110 मिलियन की कैपेसिटी है, अगर वो बंद हो जाएगी तो उनका प्रोडक्शन गिर जाएगा. तो वो जो इंटरनल कंजम्पशन हो रहा था उसकी जगह कंजम्पशन तो रुकेगा नहीं, हाई क्वालिटी कंजम्पशन बढ़ेगा. हाई क्वालिटी स्टील जो बनता है उसका कंजम्पशन बढ़ेगा. तो कहने का मतलब यह है कि जो इंडिया में डंपिंग होता था या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डंपिंग होता था वो होना बंद हो जाएगा. इनफैक्ट ऑलरेडी बंद हो गया है. इंडिया हैज बीन एन एक्सपोर्टर ऑफ स्टील इन दिस लास्ट 5 मंथ्स. अगर आप 5 महीने के आंकड़े देखें दिसंबर तक के, अगस्त से लेकर दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इफ यू कोलेट दिस डेटास, इंडिया हैव एक्सपोर्टेड द स्टील व्हिच अदरवाइज दे वर ऑलवेज द इंपोर्टर. Maybe by 5 million tons, 6 million tons, India is producing about 60-65 million ton of steel. So इसीलिए आप देखिए जो स्टील के कंपनियों के शेयर के जो भाव बढ़े हैं. आयरन ओर प्राइजेस, जस्ट टू गिव यू अ बेंचमार्क, आयरन ओर के प्राइजेस एक साल पहले $40 पर टन थे, आज के दिन है $83 पर टन. दे हैव रीजन बाई 105%. मैंगनीज ओर के भाव पिछले 4 महीने में 60% बढ़ गए हैं. मॉइल जो मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड है, दे हैव रेज्ड द प्राइसेस बाय 55% इन लास्ट 4 months. They have started raising in month of October, November, December and January. Continuously 4 महीने में 55 to 60% उन्होंने भाव बढ़ाए हैं मैंगनीज ओर के. So the natural resources company which are producing iron ore and manganese ore are seen to be the larger beneficiary, and that is why I have chosen few names: Sandur Manganese, NMDC, MOIL, Indian Metals and Ferroalloys. Next is power T&D segments. Again I am very positive on this because अगर आप देखिए इंडिया में पावर की शॉर्टेज आज भी है. पावर की जरूरत सब जगह है, चाहे वो नागपुर हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मद्रास हो, चाहे बॉम्बे हो. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि T&D की, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें 2 प्रॉब्लम थी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में. एक तो आपके पास T&D का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, दूसरा डिस्कॉम की जो प्रॉब्लम थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती है स्टेट लेवल पे, उनके ऊपर काफी बड़ा कर्जा था. अब पावर ग्रिड जो अकेली कंपनी है पीएसयू में, वो शायद एक ही पीएसयू होगी जिसके ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्जा है. बाकी जितनी भी आप पीएसयू देखिए, बाय एंड लार्ज दे आर ऑल डेट फ्री कंपनी. क्यों? क्योंकि पावर में, T&D स्पेस में, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में पावर ग्रिड इज कंट्रोलिंग मोर देन 50% मार्केट. एंड उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स जो है वो प्लान किया अगले 4 साल में. माने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की इतनी बड़ी कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है. दूसरी तरफ डिस्कॉम ने जो उदय बॉन्ड की स्कीम आई, सब स्टेट के डिस्कॉम ने साइन किया है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ सुधर रही है. उनको स्कीम दी गई कि आप अपना जो ओवरड्यू पैसा है उसमें ट्रांसफर करिए. तो जो पावर की जो डिमांड है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में, उसकी काफी ज्यादा डिमांड निकली. और उसमें खास करके जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो उस स्पेस में जो मैंने कुछ कंपनियां चूज की है, भारत बिजली, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, GE T&D, Voltem Transformer, Transformer Rectifier. There are many other companies. You can keep on adding ABB, BHEL, Siemens. वो सारी कंपनियां आ सकती है. लेकिन इसकी जो अगले 2 साल का जो प्रोजेक्शन है उनके प्रोडक्ट के डिमांड की, दैट इज सीन क्वाइट पॉजिटिव. सो दे लुक्स टू बी क्वाइट गुड.
सो ये तो हुआ T&D स्पेस में। अब आप दूसरी तरफ आइए पावर जनरेशन स्पेस में। अगर आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पावर का मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस रफली होता था भारत में 30%। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सुधर जाएगा तो लॉस कम होकर के 15% पे आएगा, विच इज वेरी यूजुअल एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। उसमें कौन सी पावर जनरेशन की कंपनियों को फायदा होगा? GMDC, टोरेंट पावर, JSW एनर्जी, PTC इंडिया। दीज आर द फ्यू स्टॉक्स। PTC इंडिया being a power trading company, number one power trading company, so one can keep an eye on these stocks which can give you a good return. Then ferrous steel maker, जैसे मैंने स्टील की बताया, मैंने उसको 3 भागों में बांटा, T&D, नेचुरल रिसोर्सेज एंड जो डायरेक्ट स्टील बनाता है। इसके अंदर JSW स्टील, शारदा एनर्जी, सनफ्लैग आयरन, प्रकाश इंडस्ट्रीज, सूर्या रोशनी। अब आप आइए नॉन फेरस मेटल में, तो हुआ फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल में भी सेम स्टोरी है, हिंदुस्तान जिंक, नाइल, पॉन्डी ऑक्साइड। मेनली थीम है जिंक एंड लेड का और कुछ हद तक एल्यूमिनियम का, एंड दीज कंपनीज आर हैविंग प्रेजेंस इन दैट। देन वी आर क्वाइट बुलिश ऑन द ऑटो एंसिलरी। आई एम नॉट कीपिंग सो बुलिश व्यू ऑन द ऑटो कंपनी पर से, क्योंकि अगर आप देखिए उनके जो प्रोडक्ट के भाव, जैसे प्रोडक्ट के प्राइसेस के भाव बढ़ रहे हैं, हाउ मच दे विल बी एबल टू पास इट ऑन आई डोंट नो। जैसे स्टील का है, स्टील के भाव बढ़ रहे हैं, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं ऑटो एंसिलरी में, एक कार में करीबन 1400 पार्ट्स लगते हैं, हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, तो वेदर दे विल बी एबल टू पास इट ऑन। एंड अगले 3 महीने में जो डीमोनेटाइजेशन कही है, जो करेंसी का इफेक्ट है, उससे हो सकता है डिमांड ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रो हो, लेकिन ऑटो एंसिलरी में देयर इज अ ट्रिमेंडस स्कोप। एंड अगेन इन ऑटो एंसिलरी स्पेस यहाँ पे कम से कम भी 70 से 80 लिस्टेड कंपनियां हैं। आपको चीज समझने की जरूरत है। इनफैक्ट आई कुड हैव गिवन 30 नेम्स इन ऑटो एंसिलरी, बिलीव मी, लेकिन मैंने कुछ सैंपल्स चूज किए हैं। हरिता सिटिंग, विच आर अगेन इन द सीट मेकिंग, दे आर इनटू प्रोवाइडिंग टू commercial vehicles, more having a high margin, and there are only 2 companies, Bharat Seat and Harita Seating, into the seating space. Then there is Rajratan Global, they are supplying the wire for the tire, जो टायर की ट्यूब और स्टील रिब्स के बीच में जो मटेरियल, जो टायर होता है, एक वायर होता है, वो उसको होल्ड करता है। दैट इज मेड बाय दिस कंपनी। बांको प्रोडक्ट्स, अगेन यू नो मेकिंग द ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट्स, सुब्रोस अगेन मेकिंग एयर कंडीशनिंग, and Minda Corporation. These are the few ideas, but keep an eye on the auto ancillary sector. That is going to give you very good returns. Cement, as I have said, I am very positive. So मेरी एक चीज हमेशा रही है कि I have always gone for the second rung stocks. अगर आपको मार्केट में कमाना है तो always go for the second rung stocks, जहाँ पे fundamentals are seen intact. Large caps आपको कभी भी 10 से 15% ज्यादा का रिटर्न नहीं देगा सालाना। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है 20 से 50%, and believe me, this has been my success mantra. I have always been able to reward my investors or to myself by picking the second rung stocks, and that is why I've chosen Ultratech is naturally the number 1, but Kesoram Industries, Ultratech, Dalmia Bharat, Heidelberg Cement. Again, in cement you have at least 40 to 50 listed companies available. By and large, I have a positive view on the sector, so obviously on those stocks also. Come on the housing finance, because I have been very positive on the housing company, Dewan Housing, LIC Housing, Indiabull Housing, because इनका आप देखिए रीच जो है बहुत ज़्यादा है, हर जगह पूरे ऑल इंडिया पैन इंडिया फैले हुए हैं, और इनकी टिकट साइज इज वेरी लो। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, देवान हाउसिंग हैज अ टिकट साइज ऑफ एवरेज 12 to 15 लाख पर बोरोवर, और अगर आप इतना आपका रीच है, और अगर आप 12 से 15 लाख का, तो दैट विल गोइंग टू बी द ग्रोथ एरिया कमिंग फॉरवर्ड। जैसे मैंने बताया कि अगर 2200-2500 रुपए स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदते हो और 500-600 स्क्वायर फीट का फ्लैट हुआ, तो फ्लैट की वैल्यू भी 15 से 20 लाख रुपया, और उसमें अगर आप पकड़ो 70% का अगर आप लोन देते हो या 80% का लोन देते हो, तो दीज आर द कंपनीज विच आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड। सिमिलरली इज द NBFC, अगर इंटरेस्ट रेट फॉलिंग होती है तो क्रेडिट ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा जंप होता है। फिलहाल लोग बाग कहते हैं कि नहीं NIM उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है श्रिंक होगा बिकॉज ऑफ द ओल्ड लोन, एंड इट इज नॉट लाइक दैट। द मार्केट इज वेरी डायनामिक, दिस कंपनीज आर वेरी डायनामिक, and they will all be able to efficiently manage their existing portfolio also. So Bajaj Finance, Shriram Transport, Cholamandalam Investments. Again, positive view on PSU Bank. I feel that because of the bank recapitalization, again budget may provide a support of about 40,000 crore for recapitalization, and if that amount gets allocated, that will be seen hugely positive. So maybe for the near term, and as well as having recovered the old loans in this demonetization, I think PSU banks, and एक चीज आप देखिए
PSU बैंक वर्तमान में है at its lowest they are ruling in this last 6 months. I'm not taking the historical 52-week low and all that. They have all been ruling at a low level. So यहाँ से गिरने के chances बहुत कम है, but going up is quite large potential. So maybe I've chosen the larger ones like SBI, PNB, Bank of Baroda. In private sector bank, again the model is intact. If you all must have seen the result of IndusInd Bank, they have come out with excellent numbers. Demonetization का उनको कहीं पे इफेक्ट पड़ा ही नहीं है. In fact, the best results ever they have posted on a quarterly basis. So similarly, Yes Bank, RBL Bank, IndusInd Bank, they are looking good. In diversified, again I am positive on Century Textile, AB Nuvo और Grasim, because AB Nuvo is getting merged with Grasim. तो अल्टीमेटली आपको ग्रासिम के शेयर मिलेंगे, उसके बाद में फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड थर्ड इज M&M, बिकॉज M&M इज नाउ नॉट अ ऑटो मेकर, दैट्स अ होल्डिंग कंपनी ऑल्सो ऑफ सॉफ्टवेयर, NBFC, टाइम स्पेस, महिंद्रा हॉलीडेज एंड ऑल दैट. एंड फ्यू आर द मिसलेनियस स्टॉक्स और सेक्टर्स इज G Media, UPL, MCX, Shalimar Paints, Cineline. They are the small stocks, maybe micro cap, but having a good huge long term potential from going forward from here. कुछ सेक्टर्स हैं जिस पे मैं न्यूट्रल टू नेगेटिव व्यू रखूंगा. मेरी सलाह होगी कि रिमेन अवे. आई डोंट थिंक दैट दे विल बी एबल टू गिव यू एनी काइंड ऑफ रिटर्न. ऑन द कॉन्ट्ररी, दे मे बी सीन एज अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर. सो अमंग्स देम वन इज टेलीकॉम, second is tire, because I am keeping slightly neutral view on the automakers. So naturally the offtake of tire plus rising commodity prices, rubber prices have been gone up by about 15-16%. And if you see the competition from China, government has not given any relief to the tire makers in the form of anti-dumping duty or something like that. So I am keeping little neutral view on tire. Similar is the automobile. Then third is the information technology. Looking to the two results, Infosys and TCS, they have not been very rewarding. They maybe say, one may say that they are flat on the expected line, but the kind of growth which we are expecting are not going to see giving very good returns to the investors in IT. Then next could be pharma, because we have to wait for the Trump view, that because he has been very aggressive in saying that Obamacare has failed. He wants the pharma companies to supply at a lower rates. And for Indian companies, for Indian generic makers or maybe the formulation companies, US has always been a very big market. और अगर वहाँ पे उन्हें compromise करना पड़ा, तो that probably will be a big negative for them. And last is a digital theme stock. See, एक छोटे छोटे counter, I won't be naming them here. Digital, इनको एक order मिला है, they will be all seen very big beneficiary. In fact, which largely falls in the IT. एक्चुअली एनालिस्ट और इन्वेस्टर उनके बारे में बहुत ज़्यादा समझते नहीं, उनके बारे में ट्रैक रिकॉर्ड का पता नहीं है. आई डोंट वांट टू बी हियर स्टॉक स्पेसिफिक, बट दे हैव ऑल रन अप टू मच वेरी फास्ट, एंड मे बी द प्रॉफिट बुकिंग विल कम बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू मीट द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन or the growth expectation which market is expecting merely on this digitization theme. So just remain cautious from this. You will keep media calling, oh digitization will be helping this, इनको ये order मिला है, इनको ये मिला है, उनको वो मिला है. तो specifically on this digitization theme, remain cautious. So these are the few neutral sector where I will advise you to remain away or keep a low exposure to this sector. Thank you very much.